हिस्ट्री सिर्फ डेट्स और बैटल्स से कहीं ज्यादा है। यह सपनों और न रुकने वाली स्पिरिट्स के बारे में है। यह जहीर उद्दीन मोहम्मद की कहानी है, जिसे बाबर टाइगर के नाम से जाना जाता है। उसका सफर दिल्ली के महलों से नहीं, बल्कि फरगना की रिमोट वैली से शुरू हुआ था, जो अब उज्बेकिस्तान में है। 1483 में पैदा हुआ बाबर, तैमूर और चंगेज खान की लेगेसी का वारिस था। एक लड़के के लिए यह एक बहुत बड़ा बोझ था। 12 साल की उम्र में ट्रेजेडी हुई, उसके पिता की डेथ हो गई और बाबर एक कमजोर किंगडम का किंग बन गया। एम्बिशियस रिलेटिव्स और वॉरलॉर्ड्स से घिरा हुआ उसकी गति हमेशा खतरे में थी। उसके अपने परिवार ने उसकी जवानी को कमजोरी समझा और उसका ताज छीनने की प्लानिंग करने लगे। बाबर का शुरुआती रूल स्ट्रगल का एक साइकिल था, जीतना, हारना और सीखना। उसने समरकंद का सपना देखा था, जो उसके एंसेस्टर्स का शहर था, और उसने उसे 2 बार जीता, लेकिन फिर से खो दिया। एक्साइल में और भटकता हुआ वह एक किंगडम के बिना एक किंग बन गया, जो हार्डशिप और धोखे से शेप्ड हुआ था। इन सालों ने उसे सर्वाइवल, लॉयल्टी और कुछ अच्छे आदमियों की वैल्यू सिखाई। वह पहाड़ों और मैदानों में लॉयल फॉलोअर्स के साथ घूमता रहा, भूख और उदासी सहता रहा। फिर भी उसके अंदर की आग कभी नहीं बुझी। उसने वॉर की आर्ट बैटलफील्ड पर सीखी, एकेडमीज में। बाबर के एक्साइल ने उसके कैरेक्टर को बनाया, उसे फरगना से कहीं बड़ी डेस्टिनी के लिए तैयार किया। वह सिर्फ एक गद्दी के लिए नहीं बना, वह आदमी बना जो एक सबकॉन्टिनेंट को बदल। लॉस और रेजिलियंस के लेसन्स उसके फ्यूचर को दिखाएंगे। बाबर की लेजेंड यहीं से शुरू हुई थी। फरगना और समरकंद खोने के बाद बाबर ने हार नहीं मानी। वह दक्षिण की ओर काबुल चला गया, जो एक ऐसा शहर था जहां बहुत अफरा तफरी थी, लेकिन अपॉर्चुनिटीज भी बहुत थीं। 1504 में एक लॉयल आर्मी के साथ बाबर ने काबुल पर कब्जा कर लिया और अपना पहला रियल किंगडम हासिल किया। काबुल के रैम्पर्ट्स से उसने पूरब में हिंदुस्तान की ओर देखा, जो दौलत और लेजेंड की जमीन थी। इंडिया के रूलर्स बंटे हुए थे, लोदी डायनेस्टी बिखर रही थी और उसका सुल्तान इब्राहिम लोदी अनपॉपुलर था। डिसग्रंटल्ड नोबल्स जैसे दौलत खान लोदी और राणा सांगा ने बाबर को इनवाइट किया, यह उम्मीद करते हुए कि वे उसे एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल कर सकें। उन्होंने उसे अनफेयर एस्टिमेट किया। बाबर ने काबुल को एक बेस के रूप में देखा, न कि एक एंड के रूप में। इंडिया में अपनी एम्बिशंस के लिए एक लॉन्च पैड। इंडिया की दौलत और उसकी टूटी हुई पॉलिटिक्स की कहानियों ने उसके इरादे को मजबूत किया। वह अब एक भटकने वाला नहीं था, वह एक विजन वाला किंग था। इंडिया से आया इन्विटेशन वही अपॉर्चुनिटी थी जिसका वह इंतजार कर रहा था। बाबर अब एक बहुत बड़ा गेम खेलने के लिए तैयार था। हिस्ट्री में एक नए चैप्टर के लिए स्टेज तैयार था। फरगना का टाइगर अब स्ट्राइक करने वाला था। इंडिया से आए इन्विटेशन ने बाबर की एम्बिशन को और बढ़ा दिया। उसने पहले ही पंजाब में रेड्स के साथ पानी टेस्ट कर लिया था, लेकिन अब वह फुल स्केल इन्वेजन की तैयारी कर रहा था। उसकी आर्मी छोटी थी, लेकिन बहुत लॉयल और डिसिप्लिन्ड थी। कई हार्डशिप्स के वेटरन्स, बाबर का सीक्रेट वेपन गन पाउडर और ऑटोमन आर्टिलरी, जो इंडियन वॉरफेयर के लिए नई थी। हिंदू कुश को पार करते हुए उसके आदमियों ने ब्रूटल कंडीशन सही हिंदुस्तान के सपनों से मोटिवेटेड थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, बाबर ने अपना रास्ता सिक्योर करने के लिए डिप्लोमेसी और फोर्स का इस्तेमाल किया। अप्रैल 1526 में उसके 12,000 आदमियों ने वाटरपत में इब्राहिम लोदी की बड़ी आर्मी का सामना किया। कम नंबर में होने के बावजूद बाबर ने स्ट्रैटेजी पर भरोसा किया, न कि स्ट्रेंथ पर। ओड्स इम्पॉसिबल लग रहे थे, एक शेर एक भेड़िए के खिलाफ, लेकिन यह भेड़िया एक टाइगर था और उसके पास एक प्लान था। इंडिया का फेट वाटरपत के मैदानों पर तय होगा। बाबर अपनी सबसे बड़ी टेस्टिंग के लिए तैयार था। वाटरपत की बैटल इंडियन हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट थी। बाबर कम नंबर में होने के बावजूद ब्रूट फोर्स की बजाय स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया। उसने अपनी आर्मी के फ्लैंक्स को एंकर किया, खाइयां खोदी और दुश्मन को फनल करने के लिए बैरियर्स बनाए। उसका मास्टर स्ट्रोक एक साथ बंधी हुई गाड़ियों की दीवार, जिसके बीच में तोपें और राइफलमैन थे। लोदी आर्मी आर्टिलरी के लिए अनप्रिपेयर्ड थी। उन्होंने चार्ज किया और अफरा तफरी मच गई। तोपों की दहाड़ से वॉर एलिफेंट्स घबरा गए और वे अपने ही आदमियों के खिलाफ हो गए। जैसे ही कंफ्यूजन फैला, बाबर ने अपनी कैवलरी को छोड़ दिया, दुश्मन को घेर लिया। दोपहर तक शक्तिशाली लोदी आर्मी टूट चुकी थी। इब्राहिम लोदी गिरे हुए लोगों के बीच मरा पड़ा। बाबर की जीत ने दिल्ली और आगरा का रास्ता खोल दिया।
सुपीरियर टैक्टिक्स और टेक्नोलॉजी ने सिर्फ नंबर्स पर जीत हासिल की थी। मुगल एरा शुरू हो चुका था। बाबर ने इंडिया में वॉर के रूल्स हमेशा के लिए बदल दिए थे। टाइगर ने अपना प्राइज क्लेम कर लिया था। वाटरपथ तो सिर्फ शुरुआत थी। इंडिया पर बाबर की पकड़ अभी भी कमजोर थी। राजपूतों ने लेजेंडरी राणा सांगा के लीडरशिप में उसे बाहर निकालने के लिए यूनाइट हो गए। सांगा की आर्मी बहुत बड़ी और बैटल हार्डेंड थी और बाबर के आदमी चिंतित थे। क्राइसिस के एक मोमेंट पर बाबर ने अपनी ट्रूप्स को इकट्ठा किया, शराब छोड़ दी और बैटल को एक होली वॉर के रूप में फ्रेम किया। उसकी स्पीच ने डर को इरादे में बदल दिया। उसके आदमियों ने अंत तक लड़ने की कसम खाई। 1527 में खानवा में बाबर ने अपनी वाटरपथ की टैक्टिक्स दोहराई। फोर्टिफाइड सेंटर, तोपें, डिसिप्लिन्ड कैवलरी। राजपूतों ने जबरदस्त फेरोसिटी के साथ चार्ज किया, लेकिन मुगल आर्टिलरी ने उनकी लाइंस तोड़ दी। राणा सांगा घायल हुए और उन्हें मैदान से ले जाया गया। राजपूत कॉन्फेडरेसी ढह गई। खानवा में बाबर की जीत ने उसके एम्पायर को सिक्योर कर दिया। वह अब एक फॉरेन इन्वेडर नहीं था, वह हिंदुस्तान का रूलर था। मुगल डायनेस्टी की नींव अब अजेय थी। बाबर ने इंडिया के सबसे महान योद्धाओं का सामना किया था और जीत हासिल की थी। उसका एम्पायर का विजन अब एक रियलिटी था। सबकॉन्टिनेंट कभी भी पहले जैसा नहीं रहेगा। अपने राइवल्स को हराने के बाद बाबर ने अपने नए एम्पायर पर रूल करने की ओर ध्यान दिया। उसने मौजूदा सिस्टम्स को अडॉप्ट किया। लॉयल कमांडफियर्स को जमीनें मैनेज करने और रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए जागीरें दी। उसका रूल दिल से मिलिट्री था, लेकिन वह आर्ट, पोएट्री और गार्डन्स के लिए प्यार भी लाया। बाबर सेंट्रल एशिया की ब्यूटी को मिस करता था, इसलिए उसने इंडिया में पर्शियन स्टाइल गार्डन्स बनाए। उनमें से आगरा में राम बाग भी था। उसकी कोर्ट ने सेंट्रल एशियन टफनेस को पर्शियन सोफिस्टिकेशन के साथ मिलाया। उसने पोएट्री, आर्ट और पर्शियन लैंग्वेज को एनकरेज किया, एक कल्चरल लेगेसी छोड़ी। हालांकि उसका रूल छोटा था, उसने मुगल एडमिनिस्ट्रेशन और कल्चर के लिए स्टेज तैयार किया। बाबर के विजन ने अपनी होमलैंड की ट्रेडिशंस को इंडिया की समृद्धि के साथ जोड़ा। मुगल भव्यता के बीच बोए गए थे। बाबर की सबसे बड़ी लेगेसी उसकी ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा हो सकती है। रॉयल क्रॉनिकल्स के बजाय यह उसके जीवन का एक सच्चा जीवंत अकाउंट है। उसकी जीत, हार और इमोशंस। वह अपनी स्ट्रगल्स, घर की याद और यहाँ तक कि अपनी कमियों के बारे में खुलकर लिखता है। बाबरनामा नेचर, लोगों और जगहों के ऑब्जर्वेशन से भरी है, जो उसकी दुनिया में एक रेयर विंडो प्रोवाइड करती है। उसका प्रोस डायरेक्ट और एंगेजिंग है, जो हिस्ट्री को पर्सनल फील कराता है। यह बुक एक मास्टरपीस है, जो अपनी ईमानदारी और लिटरेरी क्वालिटी के लिए एडमायर की जाती है। अपने शब्दों के जरिए बाबर जीवित है, सिर्फ एक विजेता के रूप में नहीं, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स, सेंसिटिव इंसान के रूप में। बाबरनामा यह सुनिश्चित करती है कि उसकी कहानी बनी रहे। इंडिया में बाबर का रूल छोटा था और उसकी हेल्थ जल्द ही खराब हो गई। जब उसका प्यारा बेटा हुमायूं बहुत बीमार पड़ गया तो बाबर टूट गया। लेजेंड कहती है कि बाबर ने अपने बेटे की इली खुद पर लेने की प्रार्थना की और चमत्कारिक रूप से हुमायूं ठीक हो गया जैसे ही बाबर की हेल्थ खराब हुई। अंत को भांपते हुए बाबर ने हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी नामित किया और उसे न्याय के साथ रूल करने का आग्रह किया। बाबर की दिसंबर 1530 में डेथ हो गई, सिर्फ 47 साल की उम्र में। उसे पहले आगरा में दफनाया गया था, लेकिन बाद में उसके शरीर को काबुल ले जाया गया। उसका प्यारा शहर, उसकी कब्र सिंपल और आसमान के लिए खुली, नेचर और फ्रीडम के लिए उसके प्यार को दर्शाती है। बाबर का आखिरी एक्ट बलिदान और प्यार का था, एक उल्लेखनीय जीवन का एक फिटिंग एंड। फरगना के टाइगर को आखिरकार शांति मिल गई। इंडिया में बाबर का समय छोटा था, लेकिन उसका इंपैक्ट बहुत बड़ा था। उसने मुगल एम्पायर की स्थापना की, नई वॉरफेयर, कल्चर और विजन पेश किया। उसके मिलिट्री इनोवेशन ने इंडियन हिस्ट्री को बदल दिया। उसकी जीत ने दूसरों को अडॉप्ट करने पर मजबूर किया। बाबर का आर्ट, पोएट्री और गार्डन्स के लिए प्यार एक कल्चरल सिंथेसिस की शुरुआत थी, जो उसके उत्तराधिकारियों के तहत फ्लोरिश्ड। उसने जिस मुगल डायनेस्टी की स्थापना की, वह सदियों तक रूल करेगी, इंडिया के फेट को आकार देगी। बाबर एक विजेता, कवि और पिता था, विरोधाभासों और महानता का आदमी। वह एक इन्वेडर के रूप में आया था, लेकिन एक रूलर बनने के लिए रुका रहा। उसकी लेगेसी एम्पायर, कल्चर और कहानियों में बनी हुई है, जो उसने पीछे छोड़ी।